हेलो एवरीवन, दिस इज एमएल गोयल। वेलकम टू दिस चैनल। आगे बढ़ने से पहले आज की बात, अकाउंटेंसी का प्रश्न हल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न को समझने में समय दें, क्योंकि प्रश्न हल करने में समय नहीं लगता है। हो सकता है एग्जामिनर ने कोई छोटी सी बात उस प्रश्न में से बाहर निकाल दी हो या फिर उस प्रश्न में ऐड कर दी हो। उसी छोटी छोटी बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने हर बिंदु को अच्छे से समझ लिया तो प्रश्न को हल करने में समय नहीं लगेगा। तो ध्यान रखें, प्रश्न को समझने में समय लगाएं, प्रश्न हल तो चुटकी में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पार्ट 10। हमने पिछले पार्ट में समझा था कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी में प्रीमियम को अगर विनियोग माना जाए तो किस प्रकार से प्रविष्टि की जाती है, और वहां हमने ली थी सभी साझियों के जीवन पर एक पॉलिसी। आज समझते हैं विनियोग भी माने, साथ ही प्रत्येक साझी के जीवन पर अलग अलग पॉलिसी अगर ली जाए तो किस प्रकार से राशि कैलकुलेशन में और एंट्री में परिवर्तन होगा। तो लेते हैं इसके लिए एक प्रश्न। प्रीमियम को विनियोग माना गया है, वह पॉलिसी पृथक पृथक है। बिंदु बहुत स्पष्ट है। पिछले बिंदु में मैंने आपको समझाया था कि पॉलिसी एक है, यहां सभी साझियों के जीवन पर अलग अलग पॉलिसी है। एक्स, वाई व जेड एक फर्म में बराबर के साझी हैं। फर्म ने उनके जीवन पर पृथक पृथक प्रत्येक की 60,000 रुपये की पॉलिसी ली है। उस तिथि को सरेंडर वैल्यू प्रत्येक पॉलिसी का 20% है। समझिए बात को। तीन साझी हैं एक्स, वाई, जेड, तीनों के जीवन पर अलग अलग 60,000, 60,000, 60,000 की तीन पॉलिसियां ली है। आगे समझिए। उस तिथि को सरेंडर वैल्यू कितना है? पॉलिसी का 20%। जनरल प्रविष्टि देनी है। अगर जेड की मृत्यु हो जाती है और यदि जेड अवकाश ग्रहण करता है तो प्रश्न के अंदर दोनों बातें हैं। जेड की मृत्यु हो, किस प्रकार से एंट्री होगी, राशि गणना होगी। अगर जेड अवकाश ग्रहण करे तो किस प्रकार से एंट्री होगी, कैसे राशि की गणना होगी। तो समझते इस बिंदु को। सबसे पहला पॉइंट समझते हैं, अगर जेड की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि जेड की मृत्यु हुई है तो जेड की पॉलिसी ही ड्यू होगी, बाकी शेष पॉलिसी ड्यू नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, जेड की पॉलिसी को ड्यू कीजिए। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, और ये देखिए 60,000। यहाँ पर राशि प्राप्त करने की बात नहीं कही है, तो राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि मत कीजिए, लेकिन उसको बांटने की प्रविष्टि अवश्य कीजिए। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू एक्स, टू वाई, टू जेड। अब देखिए यहाँ पर इस राशि को बांटना है आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। राशि कैलकुलेशन कैसे होगी समझिए। 60,000 रुपये पॉलिसी की राशि है। प्रत्येक पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू उस पॉलिसी की राशि का 20% है, तो 60,000 का 20% होता है 12,000। इस राशि से विनियोग होने के कारण से जेल पे अकाउंट खुला है असेट्स के रूप में, और वह है डेबिट। यहाँ पर एंट्री में हमने किया है जेल पे को क्रेडिट, तो दोनों का जब डिफरेंस निकलेगा तो ये डिफरेंस आएगा 48,000। इस राशि को तीनों साझियों के अंदर बांट देना है। यह गलती नहीं करें, जिसकी मृत्यु हुई है उसकी पॉलिसी को उसी व्यक्ति को दे दें, ऐसी गलती नहीं करें। नेक्स्ट बात आती है शेष साझियों की पॉलिसी में क्या करें। तो शेष साझियों की पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू ज्ञात कीजिए, जाने वाले साझी का हिस्सा ज्ञात कीजिए और शेष साझियों से लेकर के उसको दे दीजिए। एक्स वाई की पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू में जेड का हिस्सा, तो देखिए 60,000 प्लस 60,000 ये हो गया 1,20,000। इसका 20% निकालिए और कीजिए 1/3, तो ये राशि आती है कितनी, 8,000। क्लियर। तो 8,000 को एक्स से ले लीजिए, वाई से ले लीजिए, जेड को दे दीजिए। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और ये देखिए यहाँ पर जो रेशो है 1:1, ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नए अनुपात में क्यों बांटेंगे, क्योंकि जब जेएलपी ड्यू होगी
तो वह राशि भी शेष साझियों में नए अनुपात के अंदर बटेगी। मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा, पिछले पार्ट में जहाँ पर भी यह लिखा हुआ है कि शेष साझियों की पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू जाने वाले साझी को गेन रेशो में बांटते हैं, वहाँ आप करेक्शन कर दीजिए और वहाँ लिखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर मान लीजिए जेड अवकाश ग्रहण करता है तो ध्यान रखें तीनों पॉलिसी फर्म की पॉलिसी है और फर्म ही प्रीमियम चुका रही है, तो तीनों पॉलिसी पे तीनों साझियों का अधिकार है। हम क्या करेंगे, तीनों पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू निकालेंगे और सरेंडर वैल्यू में जेड का हिस्सा निकालेंगे, एक्स और वाई से लेकर के जेड को दे देंगे। प्रविष्टि एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड, और ये देखिए 12,000 निकला है। कैसे निकला है समझ लीजिए। तीनों पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू में जेड का हिस्सा 60,000 को 3 से गुणा किया, 3 पॉलिसी हो गई। 20% निकालिए और 1/3 निकालिए, ये राशि हो गई 12,000। इस 12,000 को नए अनुपात में 1:1 के अंदर आप एक्स और वाई से लेके जेड को दे दीजिए। इस प्रश्न में बराबर बराबर लाभ अनुपात है, नए अनुपात के बारे में कुछ नहीं कहा है, इसलिए अनुपात बराबर ही होगा। अगर कुछ कहा होता कि नया अनुपात ये है या नया अनुपात ज्ञात करना होता तो ज्ञात करके नए अनुपात में ही इस राशि को बांटते। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने आपको समझाया है यही यहाँ पर लिखा है, समझिए। विनियोग मानने पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट पुस्तकों में सरेंडर वैल्यू से खुला रहता है, इस बात को आपको समझना है। यदि प्रीमियम मृत्यु के वर्ष में चुकाया गया है तो प्रीमियम को भी लेस कर देंगे और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है उस अमाउंट को बांटेंगे। ये बात समझ में आई। इसी वित्तीय वर्ष में अगर आपने मृत्यु से पहले प्रीमियम भी चुकाया है तो जेल पे अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है। तो जेल पे अकाउंट डेबिट का मतलब पहले से डेबिट है सरेंडर वैल्यू से, दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ करके पॉलिसी की राशि में से घटाइए, फिर जो राशि आएगी वो बटेगी। तो इस बात को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो अब तक जो समझाया है उसको रिवाइंड कीजिए, धीरे धीरे बिंदु को समझिए, प्रविष्टि को समझिए, अमाउंट कैलकुलेशन कैसे किया है उसको समझिए और फिर आगे बढ़ते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी पर इंश्योरेंस प्रीमियम को इन्वेस्टमेंट मानते हुए एक और मेथड को समझते हैं और उस मेथड में एक नया खाता बनता है JLPR, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाता, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। समझते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इस विधि में बीमा प्रीमियम के बराबर राशि P&L अकाउंट से लेकर JLPR अकाउंट में हस्तांतरित की जाती है। सबसे पहली बात, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया जा रहा है तो जितना वर्ष भर में प्रीमियम चुकाया है उतनी राशि लाभ हानि खाते से लेनी है और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिवर्ष P&L अकाउंट पर समान प्रभाव पड़ता है, जबकि इससे पूर्व की जो विधि है जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम को माना गया है विनियोग, और वहां पर हम क्या करते हैं कि सरेंडर वैल्यू से अधिक राशि को P&L में ट्रांसफर करते हैं। इससे प्रतिवर्ष P&L अकाउंट पर समान प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वार्षिक प्रीमियम के बराबर राशि P&L अकाउंट से लेकर के JLPR में ट्रांसफर कर देते हैं तो समान प्रभाव पड़ता है। सरेंडर वैल्यू से अधिक राशि JLPR अकाउंट से JLPR अकाउंट में हस्तांतरित की जाती है। देखिए यहां पर समझिए, इससे पूर्व विधि में सरेंडर वैल्यू से अधिक राशि JLPR अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं और राशि कहां जाती है P&L अकाउंट में। क्लियर। लेकिन यहां पर क्या करना है, उससे अधिक राशि अर्थात सरेंडर वैल्यू तक की राशि तो रखनी है JLP अकाउंट में और शेष राशि ट्रांसफर होगी JLPR
जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि हमने पहले से ही P&L से राशि लेकर के एक रिजर्व बना दिया है। वर्ष के अंत में JLP अकाउंट और JLPR अकाउंट का शेष समान होता है। बहुत ही सरल सी बात है। हम क्या करते हैं, सरेंडर वैल्यू से अधिक राशि को अपलिखित कर देते हैं। कहाँ से? JLPR से। तो JLP अकाउंट में भी प्रीमियम चुकाने की एंट्री होती है और उसी प्रीमियम के बराबर राशि P&L से JLPR में आती है और ऊपर की राशि अपलिखित होती है। तो दोनों अकाउंट का शेष बराबर होता है। यदि ये मेथड है और एक खाते का शेष दिया है तो आप समझ जाइए कि दूसरे अकाउंट का शेष भी यही है। JLP को चिट्ठे के असेट्स में दर्शाते हैं और JLPR को लायबिलिटी साइड में दर्शाते हैं। देखिए बैलेंस शीट में कहाँ दिखाना है, JLP को असेट्स में जैसा कि पहले दर्शाते थे, और JLPR नया खाता है रिजर्व अकाउंट, उसका शेष होता है क्रेडिट, तो इसको दिखाते हैं लायबिलिटीज साइड में। पॉलिसी तय होने पर JLPR अकाउंट का शेष JLP अकाउंट में ट्रांसफर कर इसे बंद कर देते हैं। देखिए जब किसी साझी की मृत्यु हो जाती है या फिर अवधि पूरी हो जाती है तो पॉलिसी देय हो जाएगी। उस समय हम क्या करेंगे कि JLPR का जो बैलेंस है उसको JLP अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए और उसे बंद कर दीजिए। अब समझते हैं इसकी जनरल एंट्रीज को। पहली एंट्री, प्रीमियम चुकाने की प्रविष्टि विनियोग की तरह होगी, अर्थात प्रीमियम चुकाया जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री ही होगी, कोई परिवर्तन नहीं। दूसरी एंट्री, JLPR अकाउंट में राशि हस्तांतरण कहाँ से? P&L से, तो P&L अकाउंट डेबिट टू JLPR अकाउंट, और यहाँ जो राशि आएगी यह एंट्री वर्ष के अंत में होती है। तो वर्ष भर में जितना प्रीमियम चुकाया है उतनी राशि P&L से लेनी है और JLPR में ट्रांसफर करनी है। समर्पण मूल्य या सरेंडर वैल्यू से अधिक राशि JLP अकाउंट से JLPR अकाउंट में ट्रांसफर, इससे पूर्व विधि में ट्रांसफर करते हैं P&L में, लेकिन P&L से तो राशि लेकर के हमने डाल दी है JLPR में, तो अब JLP अकाउंट में सरेंडर वैल्यू से जो अधिक राशि है उसको JLPR में ट्रांसफर कीजिए और एंट्री बनेगी JLPR अकाउंट डेबिट टू JLP। एंट्री कैसे बनी समझिए, JLP का बैलेंस होता है डेबिट, ट्रांसफर के लिए कीजिए क्रेडिट। किसको डेबिट करेंगे? सामने वाला अकाउंट जहां ट्रांसफर करना है JLPR अकाउंट। अब जिस वर्ष पॉलिसी देय होती है या साझी की मृत्यु होती है तब इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये पॉलिसी देय करने की प्रविष्टि जैसे कि हम पहले करते थे। पॉलिसी की राशि प्राप्त होने पर बिल्कुल वही प्रविष्टि है जो हमने पहले की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। JLPR अकाउंट का शेष JLP में ट्रांसफर, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बिंदु समझाया था। तो एंट्री देखिए JLPR डेबिट टू JLP अकाउंट, और राशि कौन सी आएगी? JLPR अकाउंट का बैलेंस। लास्ट में JLP अकाउंट का जो बैलेंस है वो साझियों के अंदर बांट दीजिए पूर्ववत, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखें केवल मृत्यु वाले साझी को ही नहीं मिलेगी बल्कि सभी साझियों का अधिकार है, क्योंकि प्रीमियम कौन चुका रहा है? फर्म चुका रही है। तो इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बांट दीजिए। यहाँ तक का वीडियो फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से समझिए पहले वाली विधि को भी और इस विधि को, साथ ही प्रीमियम को व्यापारिक खर्च मानने पर क्या होता है, विनियोग मानने पर क्या होता है, और विनियोग में अगर JLPR अकाउंट बनाए तो क्या होता है। तीनों को डिफरेंस को तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, डेफिनेटली JLP का पॉइंट आपको समझ में आएगा। और अगर JLPR वाला पॉइंट अच्छे समझना है तो पार्ट 11 देखना नहीं भूलें, उसमें और बिंदु भी हम लोग लेंगे। मिलता हूं आपसे अगले पार्ट में, बने रहिए मेरे साथ में। नमस्कार।